जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में कुछ ऐसे भी हलवा टाइप क्वेश्चन थे जो कि अलग अलग शिफ्ट में रिपीट हुए थे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही इजी है और मैंने आपको कई बार करा रखा है। तो मैं आज के इस सेशन में ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर आपसे उम्मीद करूंगा और क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और बाकी मैं सही आंसर नीचे कमेंट में पिन भी कर दूंगा ताकि आप सबों को आंसर मिलाने में भी सुविधा हो। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। साथ ही अगर आप में से कोई मित्र बचे हुए समय में साइंस को कंप्लीट रिवाइज करना चाहते हैं, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी और बायोलॉजी को भी, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में और लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में। दोस्तों इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक kWh इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, दूसरा ऑप्शन है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, तीसरा ऑप्शन है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल और चौथा ऑप्शन है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। और ये क्वेश्चन आपका 4 शिफ्ट में रिपीट किया गया है और मैंने कई बार अपने सेशन में इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों को बताया है और सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु के प्रारंभिक वेग, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है बल और विस्थापन के बीच कोण और चौथा ऑप्शन है लागू बल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब भी किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो वो कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने कई बार बताया है कि कार्य इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है। कब? जब बल और विस्थापन के बीच में कोण नहीं बन रहा होता है। लेकिन अगर बल और विस्थापन के बीच में कोण बन रहा होता है तब हम लोग कार्य इक्वल टू फॉर्मूला क्या लेते हैं, तो W इक्वल टू FS cos थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? W इक्वल टू FS cos थीटा लेते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग कार्य इक्वल टू FS cos थीटा लेते हैं तो F तो हमारा यहाँ पे बल है और साथ ही S क्या है? विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है। और आपका जो cos थीटा है ये क्या है, तो गुरुजी बल और विस्थापन के बीच का कोण है। बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि सर क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु के प्रारंभिक वेग, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा है बल और विस्थापन के बीच कोण और चौथा है लागू बल। आप कहेंगे कि सर हम ये कह सकते हैं कि कार्य जो है बल पे भी डिपेंड करता है, विस्थापन पे भी डिपेंड करता है और बल और विस्थापन के बीच के कोण पे भी डिपेंड करता है, जबकि वस्तु के प्रारंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट किया गया था। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 50 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है -50 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 50 जूल, चौथा ऑप्शन है -50 जूल। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या होगा। बताइए इन सब टाइप के प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। और ऐसे प्रश्नों को तो आप मुँह ज़बानी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे पेन पेपर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि कार्य इक्वल टू होता है बल गुना विस्थापन और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो बल दिया हुआ है 10 जबकि विस्थापन कितना हो रहा है 5 मीटर। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 50 जूल हो जाएगा। यानी कि किया गया कार्य कितना होगा, 50 जूल होगा। सही आंसर सर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा।
मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा बात कि जो किया गया कार्य है ये क्या हो सकता है सर, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर बल और विस्थापन के बीच में कोण यानी कि कॉस थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, बल और विस्थापन के बीच में कोण कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो आप सभी क्या कहते हैं, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो सर कॉस 0 डिग्री के केस में किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अगर बल और विस्थापन के बीच में कोण 90 डिग्री हो, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री, यानी कि जब आपको एंगल कॉस 90 डिग्री लेना है तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो जब बल और विस्थापन के बीच में कोण 90 डिग्री का होगा, किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अगर बल और विस्थापन के बीच में कोण 180 डिग्री का बन रहा होगा, कितना का बन रहा होगा, 180 डिग्री का बन रहा होगा, यानी कि जब आप कॉस 180 डिग्री लेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉस 0 डिग्री के सेंस में कार्य धनात्मक होगा, कॉस 180 डिग्री के सेंस में कार्य हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और 90 डिग्री के सेंस में क्या होगा, 0 होगा। साथ ही एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर विस्थापन बल की दिशा में हो, ध्यान में रखेंगे कि विस्थापन क्या हो, बल की दिशा में हो, विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि अगर आपका जो विस्थापन है वो बल की दिशा में हो रहा है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो आप कहेंगे सर धनात्मक होगा। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर विस्थापन जो है बल के विपरीत दिशा में होगा, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि अगर विस्थापन क्या हो आपका लगे बल के विपरीत दिशा में हो तब जो आपका किया गया कार्य होगा गुरुजी वो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे क्या कि अगर बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब क्या होगा, तो सर किया गया जो कार्य होगा वो 0 होगा। तो आप ये दोनों वैल्यू हमेशा ध्यान में रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर अलग अलग क्यों बताया आपने, तो आपको समझने के लिए बताया क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज में भी पूछा जाता है और एंगल में भी पूछा जाता है। और अमूमन आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉस 180 डिग्री के सेंस में क्या होता है, तो बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। कॉस 180 डिग्री के सेंस में क्या होता है, आप कहेंगे जो विस्थापन है वो बल के विपरीत दिशा में होता है। कॉस 90 डिग्री के सेंस में क्या होता है, तो गुरुजी बल और विस्थापन लंबवत होता है। और कॉस 0 डिग्री के सेंस में क्या होता है, तो विस्थापन बल की दिशा में होती है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, इसको आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य करने की गति कहलाती है। ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है शक्ति, तीसरा ऑप्शन है दाब, चौथा ऑप्शन है बल, और 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत सारे मित्र यहाँ पे इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कार्य करने की गति क्या होगी, जबकि हम लोग कोई भी डेफिनेशन ऐसा पढ़ते ही नहीं है। मेरे मित्र यहाँ पे कॉमन सा बात है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका जो कार्य करने का गति होगा उसको आप क्या कहेंगे। जरा सा आप ये बताओ कि आपकी जितनी पावर होगी आप उतना तेजी से कार्य कर पाओगे। आप कहेंगे सर अब तो हम समझ गए कि कार्य करने की जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। और भाई ये तो आप डेली लाइफ में भी फील करते हो ना कि अगर आप ज़्यादा इनर्जेटिक होते हो, यानी कि आपके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा पावर है, तो आप कोई भी कार्य को बहुत तेज़ी से करोगे। और पावर आपका कम होगा, शक्ति आपका कम होगा, तो आप क्या करोगे, कार्य को स्लो में करोगे। और ऐसे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल में कहते हैं कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी पावर इक्वल टू होता है W/T। तो यहाँ पे जो आपका दर लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में इसी जगह पे क्या लिखा हुआ है, गति लिखा हुआ है। तो आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, कार्य करने की दर हो या फिर कार्य करने की गति हो, दोनों ही सेंस में आपका आंसर क्या होगा, शक्ति होगा। तो आप बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ऊर्जा भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है।
आप कहेंगे सर ऑप्शन में दाब भी दिया हुआ है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि दाब को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में बल भी दिया हुआ है, तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी को मालूम होगा कि द्रव्यमान और त्वरण दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी बल कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही हलवा सा सवाल ये भी, और कई बार मैंने अपने सेशन में इस क्वेश्चन को भी बताया है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिया हुआ है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, और 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू व्हाट। आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ME से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही हम लोग क्या कहते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। और गतिज ऊर्जा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप सभी कहते हैं KE से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो गुरुजी PE से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि स्थितिज ऊर्जा का जो इंग्लिश नेम होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंटेड द पोटेंशियल एनर्जी थ्रू PE। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आपका ME इक्वल टू KE प्लस PE है, इसका मतलब क्या हुआ कि यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ME माइनस KE, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा। आप बताइए क्या होगा। आप कहेंगे कि सर जब KE को आप इधर ले आएंगे तो इधर PE बच जाएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आप मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्या आप कह रहे हैं कि सर मैकेनिकल एनर्जी KE और PE के योग के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला हाफ mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू आप हाफ mv² प्लस mgh भी कह सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन दिया हुआ है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², दूसरा ऑप्शन है 2AS इक्वल टू v² माइनस u², तीसरा ऑप्शन है v इक्वल्स टू u प्लस AT, और चौथा ऑप्शन है v इक्वल्स टू u माइनस AT। और ये क्वेश्चन 3 शिफ्ट में पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा वेग और समय के बीच संबंध बताता है। इसमें से कौन सा वेग और समय के बीच संबंध बताता है। बहुत सारे मित्र तो आंसर दे दिए होंगे और बहुत सारे मित्र कंफ्यूज कर रहे होंगे। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग गति के लिए समीकरण की बात करते हैं, जो हम लोग गति के लिए समीकरण की बात करते हैं, तो कितने गति के लिए समीकरण है सर। आप सभी कहेंगे सर 3 है। ध्यान दीजिएगा, हम गति के लिए समीकरण की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, ना कि हम लोग लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। दोनों ही क्या है, अलग अलग चीज़ है। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो गुरुजी हम लोग v इक्वल्स टू u प्लस AT पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² पढ़ते हैं, और साथ ही क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2AS पढ़ते हैं, या फिर v² माइनस u² इक्वल टू 2AS पढ़ते हैं। ये तीनों ही क्या हैं, तो सर ये गति के लिए समीकरण है। और जब आप गति के लिए नियम की बात करते हैं तो जो गति का पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। जबकि गति के लिए समीकरण किसके द्वारा दिया गया, गैलीलियो के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, गैलीलियो के द्वारा दिया गया। ये भी आपका एक क्वेश्चन है और पूछा जाता है, निम्नलिखित में से गति के लिए समीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया। आप कहेंगे गैलीलियो ने दिया। कितने समीकरण थे, 3 थे। कौन कौन सा, तो पहला था v इक्वल्स टू u प्लस AT, दूसरा s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², तीसरा आपका v² माइनस u² इक्वल टू 2AS। और गति के लिए नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, आप कहेंगे न्यूटन ने दिया। आप कहेंगे सर ये बताओ ये तीनों ही नियम किस किस भौतिक राशि के बीच में संबंध बताता है। बड़ा ही आसान है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है और आज भी बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे v है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सर वेग लिखते हैं,
और यहाँ पे लास्ट में क्या है t, और t4 हम लोग क्या समझते हैं, तो सर समय समझते हैं। यानी कि गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है। गति का जो पहला समीकरण है वो किसके बीच संबंध बताएगा, वेग और समय के बीच संबंध बताएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे s है और s इक्वल टू आप लोग क्या समझते हैं, तो गुरुजी दूरी समझते हैं या फिर क्या समझते हैं, स्थिति समझते हैं। और यहाँ पे लास्ट में क्या है t, और t से हम लोग क्या समझते हैं, समय। यानी कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गति का दूसरा समीकरण निम्नलिखित में से किस दो भौतिक राशि के बीच संबंध बताता है, आप क्या कहेंगे, स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो आपका तीसरा इक्वेशन है v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, v² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान देंगे, v क्या है, आप कहेंगे सर वेग, और s क्या है, तो गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है, इसको हम लोग दूरी या स्थिति समझते हैं। यहाँ पे स्थिति ही लिखिए, तो आप क्या कहेंगे कि जो तीसरा समीकरण है वो वेग और स्थिति के बीच संबंध बताता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है, दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है, तीसरा वेग और स्थिति के बीच संबंध बताता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो स्थिति और समय के बीच संबंध बताएगा, यानी कि दूरी और समय के बीच संबंध बताएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है वेग और समय के बीच संबंध कौन बताता है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी तीसरे समीकरण को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और तीसरा समीकरण स्थिति और वेग के बीच संबंध बताता है, यानी कि ऑप्शन बी भी आपका क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन है आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यही इक्वेशन वेग और समय के बीच संबंध बताता है, और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन में v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी भी है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि गति के समीकरण के लिए ये आपका गलत डेरिवेशन है, क्योंकि गति के समीकरण में आपका जो पहला समीकरण होता है वो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। हम लोग यहाँ पे रैखिक गति में v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी नहीं लिखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज, और चौथा ऑप्शन है 2 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। बताइए नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है। दूसरा स्टेटमेंट है आसूत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2 सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल 1 सही है। चौथा ऑप्शन है केवल 2 सही है। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न हम लोगों ने पीछे के सेशन में भी डिस्कस करा है। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड है, जबकि आसूत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड है। और मैंने पीछे के सेशन में जो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन करवाया था, वहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा था, वहाँ पे कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर मिनट है और आसूत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर मिनट है। और आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि गुरुजी ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा था कि ध्वनि की चाल ऑक्सीजन गैस में 316 मीटर पर मिनट है और आसूत जल में 1498 मीटर पर मिनट है, इसमें आपने बताया था कि ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है, न कि मीटर पर मिनट होती है, और आसूत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है, न कि मीटर पर मिनट होती है। तो यहाँ पे यूनिट को लेकर के आपका ये वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, गलत था। लेकिन आज के इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट का यूनिट सही है, तो आपको ये बताना है कि सही आंसर क्या होगा, और सही आंसर नीचे कमेंट करके आप सभी जरूर बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9,
क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। ऑप्शन दिया हुआ है समांतर, दूसरा ऑप्शन है चालक, तीसरा ऑप्शन है श्रेणी, चौथा ऑप्शन है पूर्ण। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वैसा कौन सा परिपथ होता है जिसमें विद्युत प्रवाह होने के लिए एक ही मार्ग होता है। आप कहेंगे सर पहले ये बताओ कि परिपथ क्या होता है। भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखना कि परिपथ को ही हम लोग इंग्लिश में सर्किट कहते हैं। और ये क्या होता है? ये एक बंद रास्ता होता है जिससे सतत रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और अगर हम लोग परिपथ के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी ये अगर हमारा स्विच हो तो यहाँ पे बैटरी होगा या सेल होगा। चूंकि हमने यहाँ पे एक ही सिंबल बनाया है तो सेल समझेंगे, एक से ज़्यादा होता तब हम लोग बैटरी कहते हैं। और साथ ही यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं तो एक बल्ब भी लगा दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? तो गुरुजी ये हमारा परिपथ हो गया, सर्किट हो गया। और ये क्या है? तो सर एक बंद रास्ता है और इसमें क्या होगा तो लगातार रूप से विद्युत धारा बह रही होगी। लेकिन क्वेश्चन करा जा रहा है कि किस परिपथ में विद्युत धारा के फ्लो होने के लिए एक ही मार्ग होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में आप एक टॉपिक रेसिस्टेंस भी पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि प्रतिरोध को हम लोग कितने तरीके से कंबाइन करते हैं। आप सभी कहते हैं दो तरीके से। पहला होता है श्रेणी क्रम और दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम। पहला क्या होता है? श्रेणी क्रम और दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरे मित्र, आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे श्रेणी क्रम से संबंधित दो इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सभी प्रतिरोध से समान धारा बहेगी। अगर आप प्रतिरोधों को क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो सभी प्रतिरोध से क्या होगी? समान धारा बहेगी। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि सभी प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। मेरे मित्र, जब आप ये कह रहे हो कि अगर हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सभी प्रतिरोध से एक ही धारा बहेगी, समान धारा बहेगी, तो हमसे तो क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है कि डैश परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। हम कह सकते हैं कि सर जब श्रेणी क्रम में समान धारा बहेगी तो जाहिर सी बात है कि श्रेणी क्रम में जो विद्युत प्रवाह होगा वो क्या होगा? उसके लिए एक ही मार्ग होगा। आप कहेंगे सर इसको हम नहीं समझ पाए। कोई दिक्कत नहीं है भाई। मान लो कि ये आपका R1 प्रतिरोध है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। तो जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे या सेल से कनेक्ट करेंगे तो हमने आपको बोला कि इन सभी प्रतिरोध से समान धारा बहेगी। तो यहाँ पे जो I होगा वही क्या होगा? तो सर इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक जा रहा होगा। मतलब सही आंसर क्या है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि समांतर क्रम में जब हम लोग प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे एक ही धारा नहीं बहती है, यानी कि यहाँ पे धारा अलग हो जाता है। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर धारा क्या होता है? अलग होता है, जबकि विभवांतर क्या होता है? समान होता है। विभवांतर क्या होता है? समान होता है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर इसमें कैसे समझेंगे? मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं। तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आपका एक प्रतिरोध ये है R1, एक प्रतिरोध आपका ये है R1 और दूसरा प्रतिरोध है आपका ये R2 और तीसरा प्रतिरोध है ये आपका R3। जब आप इसके लिए सर्किट बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर कुछ इस तरह का डायग्राम होगा। और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो इस सेल से करंट निकलेगी, जैसे ही इस बिंदु पे आएगी ये क्या होगा? तीन भाग में बढ़ जाएगा। R1 से आपका I1 धारा बहेगा, R2 से आपका I2 धारा बहेगा और R3 से आपका I3 धारा बहेगा। तो आप क्या कहेंगे कि समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध होगा, यानी कि जो सर्किट हमारा समांतर क्रम वाला होगा उसमें क्या होगा? तो धारा के प्रवाह के लिए अलग अलग मार्ग होंगे। और जो परिपथ हमारा श्रेणी क्रम वाला होगा उसमें धारा के प्रवाह के लिए क्या होगा? एक ही मार्ग होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है।
यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी? ऑप्शन दिया हुआ है 24 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 10 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 8.5 एम्पियर, चौथा ऑप्शन है 12 एम्पियर। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र इसको सॉल्व कर लिए होंगे और बहुत सारे मित्र कन्फ्यूज ही आ रहे होंगे। भाई मेरे कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी विद्युत के सोर्स से किसी हीटर को 4 एम्पियर की धारा मिल रही है और जब उसको 4 एम्पियर की विद्युत धारा मिल रही है तब उसका विभवांतर 60 वोल्ट है। आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि अगर विभवांतर को बढ़ाकर 127.5 वोल्ट कर दिया जाए तब जो उस हीटर से विद्युत धारा बहेगी वो कितना होगा? आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी विद्युत धारा के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं I = V/R। क्या पढ़ते हैं? V/R। आप सभी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में तो प्रतिरोध नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की चर्चा करें, पहले भाग की चर्चा करें, तो पहले भाग में हीटर को कितना धारा मिल रहा है? तो आप कहेंगे कि सर 4 एम्पियर का धारा मिल रहा है और विभवांतर कितना है? 60 वोल्ट है। तो जरा सा आप ये बताइए कि जो हीटर है उसका प्रतिरोध कितना होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, R = V/I हो जाएगा। तो लीजिए 60/4, यानी कि जो हीटर है उसका प्रतिरोध कितना होगा? 15 ओम होगा। कितना होगा? 15 ओम होगा। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर विभवांतर को बढ़ा करके 127.5 वोल्ट कर दिया जाए तब इस हीटर से विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगी? मेरे मित्र आप ये बताओ कि जब आप यहाँ पे विभवांतर बढ़ा रहे हो, विभवांतर आप बढ़ा रहे हो तो इस हीटर से विद्युत धारा कितनी बहेगी? आप कहेंगे सर आसान है, क्योंकि हीटर का प्रतिरोध तो वही रहेगा ना। और जब हम ये कह रहे हैं कि विभवांतर बढ़कर 127.5 हो जाएगा और प्रतिरोध हमारे लिए 15 ओम हो जाएगा तो हम I काहे नहीं निकाल सकते? I = क्या होगा? आप कहेंगे लो यहाँ पे V/R लिखे हैं तो वही होगा। तो लीजिए सर 127.5 अब बटा 15, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 0 आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 8.5 एम्पियर। आप बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा अम्ल के बारे में सही नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है कि यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, कोई भी अम्ल होगा तो वो जलीय माध्यम में क्या देगा? तो सर H+ आयन देगा। तो आपका पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन है कि यह स्वाद में कड़वा होता है। आप कहेंगे सर यह गलत है। क्यों? क्योंकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। आपका तीसरा ऑप्शन है कि यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। आप कहेंगे सर ये भी सही है, क्योंकि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीला लिटमस को किस में परिवर्तित कर देता है? तो लाल में परिवर्तित कर देता है, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन भी क्या है सर? सही है। चौथा ऑप्शन है कि H2CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करता है। बिल्कुल ही सही है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, और अगर अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। आप कहेंगे कि सर तब तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन ए भी सही है और साथ ही साथ ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन डी भी क्या है? सही है। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस चारों ऑप्शन में से अम्ल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी गलत है, अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है, खट्टा होता है। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है डायमंड, चौथा ऑप्शन है कोयला। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा कि एलोट्रॉप्स को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स की तो पहला आपका क्या होता है? आप कहते हैं हीरा, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायमंड कहते हैं।
दूसरा, तो गुरुजी दूसरा होता है ग्रेफाइट। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है बकीमिस्टर फुलेरिन, बकीमिस्टर फुलेरिन, और इसी को हम लोग बकी बॉल भी कहते हैं। और ये तीनों क्या होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। जबकि आपके ऑप्शन में जो कोयला दिया हुआ है वो कार्बन का अपरूप नहीं है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कोयला में कार्बन पाया जाता है लेकिन कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है। तो आप बताइए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा हार्ड पदार्थ आपका कौन सा होता है, तो आप सभी हीरा का नाम लेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या वाला कार्बन का अपरूप कौन सा है, तो आप किसका नाम लेंगे, बकीमिस्टर फुलेरिन का नाम लेंगे। ध्यान में रखेंगे कि बकीमिस्टर फुलेरिन को हम लोग बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं और इसका आकार फुटबॉल के तरह होता है या फिर आप कह सकते हो ग्लोब के तरह होता है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन परमाणु होते हैं वो लगभग 60 कार्बन परमाणु होते हैं, 70 भी हो सकते हैं, लेकिन आप ऑन एन एवरेज याद रखेंगे कि कार्बन का जो अपरूप बकीमिस्टर फुलेरिन है, जिसको बकी बॉल कहते हैं, जिसकी संरचना फुटबॉल के तरह होता है या फिर ग्लोब के तरह होता है, उसमें कार्बन परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है, तो गुरुजी 60 तक होती है। यह आप ध्यान में रखेंगे कि C60 जो है वो कार्बन का अपरूप है और इसका पूरा नाम क्या होता है, बकीमिस्टर फुलेरिन होता है। ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन का अपरूप क्या होता है, तो ऑक्सीजन का अपरूप ओजोन होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है बेकिंग सोडा, दूसरा ऑप्शन है जिप्सम, तीसरा ऑप्शन है वॉशिंग सोडा और चौथा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट। और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। मेरे मित्र सीधे सीधे अगर आपको इन चारों ही ऑप्शन में जो यौगिक का नाम दिया गया है उसका फार्मूला याद है, ये क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और याद रखिएगा मैंने पीछे के सेशन में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करा है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है बेकिंग सोडा। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। और साथ ही दूसरा ऑप्शन है आपका जिप्सम। तो ध्यान में रखेंगे कि जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका वॉशिंग सोडा, जिसका सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। और चौथा है आपका कॉपर सल्फेट और इसका फॉर्मूला CuSO4 5H2O होता है। भाई मेरे आप सभी क्या देख रहे हो, आप सभी देख रहे हो कि बेकिंग सोडा को छोड़ करके बाकी जो आपका जिप्सम है और साथ ही साथ जो वॉशिंग सोडा है और साथ ही साथ जो कॉपर सल्फेट है, इन सभी में पानी की कुछ न कुछ मात्रा है। और यही जो पानी की मात्रा है इसी को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीकरण का पानी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि आपके इस चारों ऑप्शन में से किस में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। आंसर आपके सामने है, आप बताओ आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर बेकिंग सोडा में कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है CnH2n-2, दूसरा ऑप्शन है CnH3n-3, तीसरा ऑप्शन है CnH2n+2 और चौथा ऑप्शन है CnH2n। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। मेरे मित्र मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इतना कंसेप्ट दिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके आप सभी जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और साथ ही एल्कीन और एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होगा ये भी आप सभी जरूर लिख करके बताएंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है सिट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी दही में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो भाई मेरे क्वेश्चन भी तो वही पूछा जा रहा है। सही आंसर क्या होगा। आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में सिट्रिक अम्ल भी दिया हुआ है। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना, जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी में क्या पाया जाता है, तो
तो गुरुजी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ऐसे विशेष करके आप सभी याद रख लेंगे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप कहेंगे सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में टार्टरिक अम्ल भी दिया हुआ है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमली और अंगूर में आपको कौन सा अम्ल देखने को मिलता है, टार्टरिक अम्ल देखने को मिलता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका बेकिंग पाउडर होता है वो एक्चुअली में किसका मिश्रण होता है, तो वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका एसिटिक अम्ल, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसमें मिलता है, तो सर सिरका में मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।